पूर्वव्रत पर चर्चा करेंगे। पूर्व व्याख्यान में मैंने आपको मैलिनोव्स्की के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था समाजशास्त्र में मैलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन, जो कि दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पर बहुत अधिक प्रभाव है और समाजशास्त्र इन दोनों का ही ऋणी है, जिसकी सहायता से इन्होंने सोशियोलॉजी में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को यूज़ किया है। रेडक्लिफ ब्राउन मैलिनोव्स्की के समकालीन थे। वे स्पेंसर और दुर्खीम के विचारों से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने इन दोनों के प्रभाव के कारण अवयवी सादृश्यता एवं संरचना एवं प्रकार्य के संबोधों को प्रतिपादित किया है। आप लोगों को पूर्व में बताया था कि स्पेंसर और दुर्खीम ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को समझाने के लिए स्पेंसर ने डार्विन से प्रभावित होकर अवयवी से मानव समाज की तुलना की है और उसी प्रकार दुर्खीम ने भी अवयवी से मानव समाज की तुलना की है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रेडक्लिफ ब्राउन उनके विचारों से प्रभावित हैं और उन्होंने अवयवी सादृश्यता, संरचना और प्रकार्य के संबोधों का प्रतिपादन किया है। और यदि हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो उनके योगदान को हम प्रमुख रूप से दो आधारों पर महत्वपूर्ण मानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन का जो कंट्रीब्यूशन है, जिससे कारण वो आज भी समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विद्वान के रूप में स्वीकार किए गए, उसके दो मूल कारण हैं। पहला, ये वे प्रथम विद्वान थे जिन्होंने संरचना एवं प्रकार्य के संबोध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और पुराने संबोधों को परिमार्जित किया। यह कहने का अभिप्राय यह है कि संरचना और प्रकार्य संबोधों का प्रयोग रेडक्लिफ ब्राउन के पूर्व में भी किया जाता रहा है, लेकिन जिस प्रकार आपने संरचना और प्रकार्य को परिभाषित किया है, ऐसी स्पष्ट परिभाषा पूर्व में किसी और के द्वारा नहीं दी गई थी। और जो पुरानी परिभाषाएं हैं उनको आपने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उनको परिमार्जित किया, उनको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया। और दूसरी विशेषता जो आपकी मानी जाती है वह यह है कि इन्होंने प्रथम बार संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए एक ढांचा प्रस्तुत किया। इन्होंने एक स्ट्रक्चर हमारे सम्मुख रखा कि कैसे हम समाज का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। इन्होंने व्यवस्था को परिभाषित किया और कहा व्यवस्था किस प्रकार से बनती है, तो इन्होंने कहा व्यवस्था को एक अस्तित्व माना है जो कि अनेक भागों के परस्पर अंतः संबंधों के आधार पर निर्मित होती है। आपके अनुसार व्यवस्था कैसे बनती है? इन्होंने कहा व्यवस्था के बहुत सारे भाग हैं, सामाजिक व्यवस्था के बहुत सारे भाग हैं और इन भागों के बीच में अंतः संबंध जब स्थापित हो जाता है तब सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। और इनमें परस्पर क्या पाया जाना जरूरी है? इनमें परस्पर समन्वयता का होना, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो व्यवस्था क्या, रेडक्लिफ ब्राउन आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित कर रहे हैं और वे कह रहे हैं सामाजिक व्यवस्था विभिन्न भागों, समाज के विभिन्न भागों के बीच पाए जाने वाले अंतः संबंध से निर्मित होती है। यहाँ इनका व्यवस्था से मतलब अगर देखेंगे परिस्थिति और भूमिका है, मूल्य और मानदंड है, तो ये इसका मूर्त और अमूर्त दोनों को इसके अंतर्गत स्वीकार करते हैं। यह अस्तित्व भीतर से आत्मनिर्भर होता है, अर्थात यह स्वयं संचालित सत्ता के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं जो कि व्यवस्था के संचालन एवं स्थायित्व के लिए आवश्यक होती है, व्यवस्था के भीतर ही निष्पादित होती है। इन्होंने कहा प्रत्येक व्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर है, ये किसी और पर निर्भर नहीं होती, ये स्वयं संचालित है। कारण क्या है? जिन भागों से इसका निर्माण होता है, इसके प्रत्येक भाग अपनी भूमिका का पालन करते हैं, अपनी क्रियाओं को संपादित करते हैं, जिसको अन्य समाजशास्त्रियों ने प्रकार्य कहा है, और उसी की सहायता से व्यवस्था का संचालन होता है। और प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक इकाई जब अपनी भूमिका का पालन करती है तो उसमें स्थायित्व भी आ जाता है। तो इस प्रकार व्यवस्था के भीतर जो भूमिकाएं हैं, वे भूमिकाएं अपने आप संचालित होती हैं और उनके ही संचालन से सामाजिक व्यवस्था में समन्वयता उत्पन्न होती है, स्थिरता उत्पन्न होती है, स्थायित्व आता है। सामाजिक संरचना को उन्होंने सामाजिक संबंधों का जाल माना है। एक और इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया है
और सामाजिक व्यवस्था को क्या कहा है? विभिन्न भागों के बीच में पाया जाने वाला अंतर संबंध सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करता है। और अब ये सामाजिक संरचना को भी परिभाषित करते हैं। आपके अनुसार सामाजिक संरचना कैसे बनती है? तो रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है। सामाजिक संरचना के विचार में सामाजिक विभेदीकरण एवं सामाजिक स्तरीकरण का विचार निहित है, जिसका प्रभाव सामाजिक संबंधों पर पड़ता है। यहाँ पर आप जान लें कि रेडक्लिफ ब्राउन जब सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वे सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को स्वतः ही स्वीकार करते हैं। इन्होंने कहा जब संरचना की बात होती है तो संरचना में विभेदीकरण होता है और स्तरीकरण भी होता है, जिसका प्रभाव सामाजिक संबंधों में पड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग विभेदीकरण और स्तरीकरण में जो अंतर है उसको समझते होंगे। विभेदीकरण के अंदर जो अंतर दो या विभेद दिखाई देता है उसमें उच्चता और निम्नता का क्रम नहीं पाया जाता, और जब विभेदीकरण के साथ हम उच्चता और निम्नता का क्रम जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं स्तरीकरण। तो इन्होंने कहा है सामाजिक संबंधों के अंदर हमें स्तरीकरण दिखाई देता है। समाज में जो स्तरीकरण पाया जाता है वह स्तरीकरण हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है, और ये संबंध हमारे परिवार से लेकर समाज में हमें स्तरीकरण का प्रभाव संबंधों में दिखाई देता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने एक और बात करी है जो कि अन्य समाजशास्त्रियों से भिन्न है, वह यह है कि इन्होंने संरचना एवं संरचनात्मक स्वरूपों में भेद किया है। आप संरचना किसको मानते हैं? आप संरचना वास्तविक संबंधों को इंगित करती है और ये संबंध विलुप्त भी हो जाते हैं क्योंकि संबंधों का निर्माण किसी एक समय में होता है। अब आपने कहा संरचना क्या है, तो इन्होंने कहा संरचना वास्तव में जैसे कि आपके और मेरे संबंध हैं, तो इन्होंने कहा ये संरचना का हिस्सा है, ये वास्तविक संबंध की ओर इंगित करती है। एक परिवार में जो पिता और उसकी संतानें हैं, माता और उसकी संतानें हैं, उनके बीच में जो संबंध पाया जाता है उसको वह संरचना कहते हैं। और इन्होंने कहा संरचना में पहली बात वास्तविक संबंधों की ओर इंगित करती है, और इन्होंने कहा ये संबंध विलुप्तकारी हैं। विलुप्तकारी क्यों है? क्योंकि ये समय विशेष में निर्मित होते हैं और उस समय अवधि के बाद उन संबंधों का होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए आप एमए में आपने प्रवेश लिया, 2 वर्ष तक आप महाविद्यालय आते रहे, मुझसे पढ़ते रहे, अन्य टीचर्स के साथ पढ़ते रहे। जैसे ही आपका ये कोर्स पूरा होगा आपको डिग्री मिल जाएगी, आपके और मेरे संबंध विलुप्त हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा ये संबंध विलुप्त हो सकते हैं क्योंकि समय के साथ समय इनको प्रभावित करता है। इसके विपरीत संरचनात्मक इसके विपरीत इन्होंने क्या किया है? इसके विपरीत संरचनात्मक स्वरूप संबंधों के अमूर्त रूप को प्रदर्शित करता है। ये अमूर्त रूप यानी ये मानदंडात्मक पक्ष को हमारे सम्मुख रखता है और यह अविलुप्तकारी स्तर पर निर्मित होते हैं। संरचनात्मक स्वरूप को सबसे पहली बात है ये संबंधों के अमूर्त स्वरूप की बात करते हैं। अमूर्त स्वरूप का मतलब क्या है? जिन सामाजिक संबंधों का निर्माण किया जाता है वे सामाजिक संबंध स्वतः निर्मित नहीं होते हैं। ये आप प्रथम वर्ष से पढ़ते चले आ रहे हैं। सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए समाज के अंदर मानदंड और मूल्य पाए जाते हैं। जब भी हम परिस्थिति और भूमिका की बात करते हैं, जब भी कोई परिस्थिति आपको प्राप्त होती है, आपको भूमिका का पालन करना होता है। अब भूमिका का पालन आप स्वेच्छा से नहीं कर सकते। भूमिका का पालन आपको सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के आधार पर करना होगा। तो ये सामाजिक मानदंड और ये सामाजिक जो मूल्य हैं ये अमूर्त होते हैं क्योंकि नियम हमें दिखाई नहीं देते, हमें तो केवल उनको अनुभव करना है, समाजीकरण के द्वारा सीखना है। आपका पद खत्म हो सकता है, आपके मेरे संबंध खत्म हो सकते हैं, लेकिन टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप जब तक सोसाइटी के अंदर एजुकेशन सिस्टम है तब तक ये संबंध रहेंगे। तो इन संबंधों को गाइड कौन करता है? हमारे मूल्य और मानदंड इन संबंधों को राह दिखाते हैं, उसके लिए रहबर का कार्य करते हैं। ये अमूर्त होते हैं, इनको हम अपनी इच्छा से परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको अविलुप्तकारी मानते हैं। आपने कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया और दूसरे टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा, सामाजिक मूल्य और मानदंड हमारे जन्म से पूर्व भी थे
और हमारी मृत्यु के बाद भी रहेंगे। ये सार्वभौमिक होते हैं और इसीलिए ये अविलुप्तकारी होते हैं। इसके अंतर्गत प्रतिमान व पुनरावृत्ति के विचार भी निहित हैं। इन्होंने कहा पुनरावृत्ति का मतलब वही प्रतिमान जब जब हम उस संबंध में होंगे उनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। हमें उन प्रतिमानों का पालन सदैव करता ही रहना पड़ेगा। अतः संरचनात्मक स्वरूप संबंधों के प्रतिमानों को अमूर्त स्तर पर निर्मित करता है। तो संरचनात्मक स्वरूप किसकी ओर इंगित कर रहा है? हमारे मूल्य और मानदंडों की ओर इंगित करता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संबंधों की वास्तविकता के स्तर पर मूर्त आधारीय स्थिति को निरूपित किया है और इन संबंधों एवं संरचनात्मक स्वरूपों के मध्य अंतर करते हुए स्वरूपों को संरचना से भिन्न माना है। रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर अन्य विद्वानों से अलग हटकर एक बात कहते हैं, संरचना और संरचनात्मक स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि संरचना सामाजिक संबंधों के वास्तविक स्वरूप को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है और संरचनात्मक स्वरूप समाज में पाए जाने वाले मूल्य और मानदंडों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना को महत्व दिया, अंडरलाइन इट, इन्होंने संरचना को महत्व दिया है, स्वरूप को नहीं। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत उपागम को संरचनात्मक उपागम भी कहा जाता है। प्रकार्य की अवधारणा किसी भी क्रिया के संरचनात्मक भागों पर होने वाले ऐसे प्रभावों से जुड़ी है जो कि संरचना को निरंतरता एवं स्थायित्व प्रदान करती है। प्रकार्य की भी परिभाषा देते हैं। प्रकार्य किससे जुड़ा है? संरचना के उन भागों से जुड़ा है, उन भागों में होने वाली उन क्रियाओं से जुड़ा है जो कि संरचना को प्रभावित करती है और इससे संरचना में निरंतरता भी बनी रहती है और उसको स्थायित्व भी प्राप्त होता है। इसलिए प्रकार्य की अवधारणा किसी भी क्रिया के संरचनात्मक भागों पर होने वाले ऐसे प्रभावों से जुड़ी है जो कि संरचना को निरंतरता और स्थायित्व प्रदान करते हैं। ब्राउन की ऐसी मान्यता है कि आकृति विज्ञान, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी जिसे शारीरिक क्रिया विज्ञान अर्थात संरचना का अध्ययन व प्रकार्य का अध्ययन एवं उद्विकास जो कि किसी अवयवी के विश्लेषण से जुड़ा है, सामाजिक जीवन पर भी लागू होता है। यहाँ पर हम देखते हैं दुर्खीम और स्पेंसर का प्रभाव। यहाँ पर वे भी उन दोनों के समाजशास्त्रियों की तरह अवयवी का प्रभाव हमारे सामाजिक संरचना, हमारे सामाजिक जीवन पर देख रहे हैं। रेडक्लिफ ब्राउन अवयवी सादृश्य को सामाजिक जीवन से जोड़ने की कठिनाइयों से भी परिचित थे। अवयवी में संरचनात्मक इकाइयों को प्रकार्य से अलग कर देखा जा सकता है, जबकि संरचना को उसके प्रकार्य के संबंध में ही समझा जा सकता है। यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन बता रहे हैं कि जब हम अवयवी से मानव समाज की तुलना करते हैं तो हमारे सामने कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा एक कठिनाई यह है कि उसमें प्रकार्य के पक्ष को नज़रअंदाज किया गया है या किया जा सकता है। अवयवी में संरचनात्मक इकाइयों को प्रकार्य से अलग कर देखा जा सकता है, यानी संरचना के निर्माण करने वाले जो भाग हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको हम प्रकार्य से अलग करके केवल यूनिट के रूप में देखें तो यह अवयवी की एक समस्या है। और जब भी हम सामाजिक संरचना के आधार पर समाज को समझते हैं तो प्रकार्य के संदर्भ में ही उसका समझा जाना महत्वपूर्ण है। अवयवी का संरचनात्मक स्वरूप बदलता नहीं है, जबकि समाज में संरचनात्मक स्वरूप निरंतरता को बिना तोड़े व्यापक रूप से बदल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में हाथ, पाँव, आँख, नाक, इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन समाज में जो संरचनात्मक स्वरूप है उसमें परिवर्तन आते हैं। जैसे जैसे समाज का विकास होता है, समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, जो संरचनात्मक स्वरूप यानी मूल्य और मानदंडों में भी परिवर्तन आता है। तो यह उन्होंने कहा हमारे सम्मुख समस्या आती है। फिर भी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में वे अवयवी सादृश्य का प्रयोग करते हैं। मैलिनोव्स्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन दोनों ही प्रकार्यवादी थे और उनके विचारों में कतिपय साम्यता भी हमें दिखाई देती है, सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती है। क्या सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती है? दोनों विद्वानों ने समाज की संरचना के अध्ययन को महत्व दिया है,
ये तो बहुत सरल सी बात है। दूसरा, दोनों ने हर संरचनात्मक इकाई को प्रकार्यात्मक भूमिका निभाने वाली इकाई माना है। इंपॉर्टेंट है। उपागम क्या है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। और दोनों ही मानव शास्त्री कहते हैं जब आप संरचना की बात करते हैं तो संरचना के साथ प्रकार्य की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संरचना का निर्माण बहुत सारी इकाइयां करती हैं और प्रत्येक इकाई का अपना एक प्रकार्यात्मक पक्ष होता है। उसके बिना सामाजिक संरचना निर्मित नहीं हो सकती। इसलिए ये दोनों ही संरचना के साथ प्रकार्य को भी महत्व देते हैं। इन्होंने समाज एक आत्मनिर्भर स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में देखा है। इनके अनुसार समाज एक स्वतंत्र व्यवस्था है और उसके अपनी संरचना है, उसके अपने प्रकार्य है। प्रकार्यवाद विचारधारा का आधारभूत अभ्युपगम निम्नलिखित है। क्या क्या है वो? प्रकार्यवाद समाज को एक व्यवस्था मानता है। ये समाज को सोशल सिस्टम के रूप में देखता है। आगे इसको विस्तार से करेंगे। व्यवस्था के विभिन्न भाग अथवा इकाइयां परस्पर अंतः संबंध और अंतः निर्भर है। इन्होंने कहा समाज क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था अलग अलग भागों से मिलकर बनी है और ये अलग अलग भाग आपस में अंतः संबंधित हैं और अंतः निर्भर करते हैं। व्यवस्था के सभी भाग समन्वयता, अनुकूलता और सामंजस्य लाते हैं। इन्होंने कहा व्यवस्था जितने भी भागों से मिलकर बनती है उनमें कोऑर्डिनेशन, उनमें एडेप्टेशन और उनके अंदर सामंजस्य का होना जरूरी है, तभी सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता बनी रहती है। किसी भी संरचना का अस्तित्व उसके द्वारा व्यवस्था के लिए किए गए प्रकारों के द्वारा समझा जा सकता है। मैंने पूर्व में भी कहा कोई भी सामाजिक इकाई हो और इकाई को निर्मित कर इकाइयों के कुल योग से बनने वाली सामाजिक संरचना हो, उसका अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उसका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा किस प्रकार के प्रकार्य का निर्वहन किया जा रहा है जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता है। ये प्रकार्य व्यवस्था के लिए आवश्यक एवं लाभकारी होते हैं। अब प्रकार्य, जब हम प्रकार्य शब्द काम करें तो प्रकार्य का मतलब लाभकारी होना आवश्यक है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रकार्यवाद उपागम को समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने कुछ आधारभूत अवधारणाओं को समझना अनिवार्य समझा है और ये आधारभूत अवधारणाएं हम प्रथम वर्ष से करते आ रहे हैं, जिसको हमें विस्तार से करना होगा। ये है समाज, सामाजिक व्यवस्था, संरचना, प्रकार्य, प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। ये हमें विस्तार से करनी होगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।